सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, मुझ पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं हिंदी में बात क्यों नहीं करता। यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि अरविंद भाई आप उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये जो उर्दू और हिंदी का फ़र्क है या है भी नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से मेरे बड़े अच्छे दोस्त शकील चौधरी साहब ने। शकील साहब, आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू अरविंद फॉर हैविंग मी ओवर। शकील साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मेरे घर कब आ रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, मैं जा रहा हूं, क्या ये हिंदी है या फिर ये उर्दू है? ये मेरे ख्याल में दोनों है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, और इसको हम हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। तो हिंदुस्तानी की टर्म आजकल कम यूज होती है, पार्टीशन से पहले जो है वो ज्यादा यूज होती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत आसान जबान है और ज्यादातर इंडिया और ज्यादातर पाकिस्तान में ये आसानी से समझी जा सकती है। सही। मैं कभी कभार ये सोचता हूं कि पाकिस्तान अगर ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान में से मुझे अगर चुनना होता कि पाकिस्तान कौन सी वो रियासत है जिसके साथ भारत की दुश्मनी हो, तो कितना अच्छा होता अगर वो पाकिस्तान आज का बांग्लादेश होता। ना उनको हमारी भाषा जबान समझ में आती, ना हमें उनकी समझ में आती। थोड़े बहुत बंगाली आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते, लेकिन ये जो नॉर्थ इंडिया है पूरा ये शुमाली हिंदुस्तान जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उत्तर भारत, वहां पर कोई लड़ाई नहीं होती, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। क्या वजह है कि भारत और पाकिस्तान के लोग हर रोज टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर डिबेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो रहा होता है? तो उसकी वजह बड़ी साफ है कि हमारी जो भाषा है, जो हमारी जबान है, उसमें इतनी सिमिलैरिटी है कि हम एक दूसरे को समझ लेते हैं और अपनी बात भी कह देते हैं। अगर कोई एक लफ्ज, एक शब्द बीच में अगर समझ में ना भी आए, तो इंसान जब पूरा सेंटेंस बोलता है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात समझ में आ जाती है कि वो कहना क्या चाहता है। तो आप क्या कहेंगे कि कितना फर्क है हिंदी और उर्दू के अंदर? मेरी नजर में जब तक कि वो लोगों के समझ में आए, इंडिया की अगर मैं बात करूं, जब तक कि वो लोगों के समझ में आए तब तक तो वो हिंदी है। जैसे ही उसमें कोई ऐसे अल्फाज जो लोगों की समझ से परे हों, तो वो तब वो जो है जबान वो उर्दू बन जाती है, नहीं तो वो जबान हिंदी ही है। तो अब मैंने जो बात की है, अगर उसमें से कोई एक ऐसा लफ्ज शब्द आपको आपको लगा हो कि यार ये जो है ये हिंदी है या ये उर्दू है, ये आप बताइएगा, और इनका फर्क क्या है वो भी हमें बताएं। नहीं, इस तरह की जो लैंग्वेज है उसमें तो कोई फर्क खास महसूस नहीं होता। मतलब बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, अब पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि ये उर्दू में होती हैं, इंडिया के लोग ये समझते हैं ये हिंदी में होती हैं। तो एक मुझे याद है, एक फिल्म का डायलॉग था, हीरो जो है वो कहता है, खाना लेके जाती है हीरोइन, तो वो कहता है कि बहुत लजीज है। तो वो बड़ी परेशान हो जाती है कि क्या अच्छा नहीं बना? तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, बहुत मजे का है। तो इस तरह से कभी कभार इस तरह का लफ्ज आ जाता है, वरना जब गुफ्तगू जारी हो तो एक आध लफ्ज अगर आपको समझ ना भी आए, आपने सही कहा, तो वो आप कॉन्टेक्स्ट से समझ जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शकील साहब, मैं 90s में जो है जवान हुआ, जब हमारे यहाँ की जो भी हिंदी फिल्में हैं, जो म्यूजिक है, उससे इंस्पायर्ड हुआ और गानों को सुनना शुरू किया, जैसे कि आम हमारे समाज में लोग करते हैं। एक गाना है जो कि मेरा बेहद पसंदीदा गाना है, मैं उसके कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा कि ये हिंदी है या उर्दू है। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। ये तो गाने का जो मुखड़ा है वो है। अब गाने का जो अंतरा है वो ये है साहब कि वादे वफा पे तू कर ले यकीन, आपास जाने बहार, सच्ची मोहब्बत उसी को कहे, माने कभी जो ना हार।
ठीक है जी, तो आप इसमें ये बताइए कि अभी तक मैंने जो वर्ड्स बोले हैं, जिसमें से जो है मौका, प्यार, दिल, ये सारे सनम, ठीक है, वादे, वफा, यकीन, जाने बहार, ठीक है, उसके बाद मोहब्बत, आ मेरी बाहों में, दिल की पनाहों में, तो बाहें, पनाहें, ये उर्दू है या फिर ये हिंदी है? इसमें मेरा ख्याल है कि वही बात है कि ये दोनों जबानों में इस्तेमाल होते हैं लफ्ज। और उर्दू में तो आप अगर देखें, ये मेरे पास डिक्शनरी है फरोज़ुल लुगात, ठीक है जी। तो ये उर्दू की सबसे पॉपुलर डिक्शनरी मेरे ख्याल में है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इसमें आगे ओरिजिन भी दिया होता है, कोई लफ्ज आप देखेंगे तो उसके आगे लिखा होगा कि हिंदी से आया है, अरबी से आया है, फारसी से आया है। तो मेरे ख्याल में 70% तक लफ्ज जो हैं उर्दू के वो हिंदी से आए हैं। 70% लफ्ज हाँ, उर्दू के हिंदी या से आए हैं, क्या बात दैट्स है। राइट। और बाकी जो हैं फारसी और अरबी का है ज्यादा हिस्सा। तो बाकी उसके अलावा इक्का दुक्का लफ्ज जो हैं वो अंग्रेजी से भी हैं, दूसरी जबानों से भी हैं। तो हिंदी जो है इस लिहाज से उर्दू से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है कि अगर आपके 70% लफ्ज जो हैं वो हिंदी से आते हैं तो फिर कम्युनिकेशन का तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात है। शकील साहब, कुछ ऐसे शब्दों को हम यहां पर देखते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब देखा तो आपसे और हमारे जो व्यूअर्स आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे जो दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी जरा हमें बताएं और दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताएं कि आप इनका इस्तेमाल अपनी हर रोज की जिंदगी में कितना करते हैं। वर्ड है वक्त, यानी कि टाइम। उसके बाद किताब, कमीज, शराब, कानून, साबुन, इंतजार, कुर्सी। कोई मुश्किल इनमें से लफ्ज आपको मिला तो बताएं शकील साहब। नहीं, कोई कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है इनमें। और ये हम कुर्सी यहां लेकर आओ भाई, क्या वक्त हुआ है, कौन सी या किताब पढ़ रहे हो, घर वाले डांट देते हैं, अरे थोड़ी किताबें भी उठा लो, इम्तिहान आ रहे हैं तुम्हारे, पास कैसे होगे तुम। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो मैं इनको सुन के मैं ये कहूं कि ये हिंदी है या फिर ये अरबी है, क्योंकि मैंने जितने ये वर्ड्स बताए ये सारे अरबी के वर्ड्स हैं जो कि हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो है, मेरे ख्याल में जो जिंदा लैंग्वेजेस हैं उनकी यही पहचान होती है कि वो इवॉल्व करती हैं और दूसरी जबानों के लफ्ज अपने अंदर कबूल करती हैं। और अंग्रेजी की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो यही है कि इसने लैटिन से भी लफ्ज लिए हैं, फ्रेंच से लिए हैं और स्पेनिश से इवन लिए हैं। तो कुछ कुछ लफ्ज हिंदी के भी आपको जगरनॉट जैसे जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। कॉटन का लफ्ज जो है इंग्लिश ने अरबी से लिया है। तो इस तरह अंग्रेजी की स्ट्रेंथ यही है कि उसने तमाम जबानों से इस तरह से इक्तसाब किया है। उर्दू में भी ये चीज है कि बहुत सी मुख्तलिफ जबानों के लफ्ज उर्दू में हैं और नए से नए लफ्ज जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि हिंदी की भी यही सिचुएशन है, क्योंकि जब तक आप नए लफ्ज कबूल नहीं करेंगे तो वो जबान फिर जिंदा नहीं रहती ज्यादा देर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं ये कहूं कि ये हॉल एयर कंडीशनड है, तो क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं? नहीं, ये अंग्रेजी तो नहीं होगी। तो इसमें इसको सिर्फ आपको हॉल और एयर कंडीशनड जो कि मेन जो लफ्ज हैं, इसमें दोनों की वर्ड्स जो इसमें हैं वो हॉल और एयर कंडीशनड है। इसके आगे ये लगा दिया है, पीछे है लगा दिया है, तो ये हिंदी भी हो गई है, ये उर्दू भी हो गई है। दैट्स राइट, हम बिल्कुल कहते सही। हैं कि जरा 1 मिनट रुको भाई, मैं अभी आया। तो उर्दू में मिनट को क्या कहते हैं? मिनट ही चलता है। कोई हमारा दोस्त इंडिया से हो वो ये भी बताए कि मिनट को हिंदी में क्या कहा जाता है, या सेकंड को हिंदी में क्या कहा जाता है। रुको जरा भाई, 1 सेकंड, 1 सेकंड तो रुको, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। तो ये सेकंड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हिंदी और उर्दू में सेकंड और मिनट को, चले आर को तो हम घंटा कह देते हैं, कितने घंटे हो गए, या 1 घंटा या 2 घंटे, लेकिन मिनट और सेकंड तो वैसे के वैसे हैं साहब। सही।
सही। तो मैं ये सोचता हूं कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, उसमें कौन सी ऐसी जबान है जो जिंदा रहेगी। इस नताइज पर पहुंचा हूं शकील साहब कि मिडिल क्लास, जो कि एक सोसाइटी की बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, वही जबानों को जिंदा रखती है, उसके ऊपर काम करती है, उसमें लिटरेचर, जिसे हिंदी में साहित्य हम कहते हैं, वो डेवलप होता है। वो लोग पूरी अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसमें काम करने में। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान में आप किसी भी सूबे में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आपको हर जगह पे जिस इंसान के पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजने की कोशिश करते हैं। अब उनके जो बच्चे हैं वो सोचते अंग्रेजी में हैं, बोलते अंग्रेजी में हैं, यहां तक कि उनके जो सपने हैं वो भी अंग्रेजी में होते हैं। ऐसे में जो हमारी मुकामी यानी कि लोकल लैंग्वेजेस, इस धरती की जो भाषाएं हैं, जुबानें हैं, उनका जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, वो हमने किसके ऊपर डाली है। तो मैं इस नताइज पे पहुंचा हूं कि वो जिम्मेदारी डाली है हमने सोसाइटी के, समाज के सबसे गरीब तरीन बच्चों के ऊपर। उर्दू मीडियम स्कूलों में या हिंदी मीडियम स्कूलों में कौन पढ़ने जाता है जो कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं भेज पाता। ज्यादातर वही लोग जो हैं अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते हैं। तो जिन लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी कमाना बेहद मुश्किल हो, हमने जबान को डेवलप करने का काम उनके कंधों पर डाल दिया है। तो आप ये बताइएगा कि ऐसे में हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका क्या फ्यूचर है, और अंग्रेजी पढ़ना, जो जिस ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं कि दुनिया बड़ी करीब आ रही है एक दूसरे के, तो उसका क्या असर होगा इन जबानों के ऊपर। देखिए ना, रोटी रोजगार के लिए जो है, जो जबान इंपॉर्टेंट है, तो वो तो अंग्रेजी ही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात तो मैंने देखा है कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, बड़े मुश्किल से अपना पेट काट के भी बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालते हैं, और उनको यही होता है कि इनका मुस्तकबिल बन जाए। तो हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता। और जैसे मुकाबले का इम्तहान है, CSS जिसको कहते हैं, आपके यहाँ IAS कहते हैं, तो वो सारा अंग्रेजी में होता है। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो बड़ा मुश्किल है उसको पास करना। फिर इंटरव्यू जो है वो सारा प्रोसेस वो भी इंग्लिश में होता है। तो ये जो है, उस लिहाज से तो अंग्रेजी की बहुत बहुत अहमियत है। और उर्दू मीडियम स्कूल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं समझे जाते। इसी तरह से मेरा ख्याल है इंडिया में भी है कि हिंदी मीडियम स्कूल्स जो हैं वो आमतौर पे अच्छे नहीं समझे जाते, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम ही में भेजते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस किसी के पास भी 2 पैसे कोई कमा लेता है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाले। वो बात और है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो हमारी बात से सहमत ना हों। लेकिन अगर हम पूरे समाज को देखें और उसकी सोच को देखें, तो कहीं ना कहीं पर अंग्रेजी बोलने वाले को हम पढ़ा लिखा समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वो ज्यादा, उसके पास नॉलेज है, ज्यादा इल्म है, ज्यादा ज्ञान है। जबकि उर्दू वाला जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को, या हिंदी मीडियम वाला कहीं ना कहीं पे हीन भावना का शिकार हो जाता है, यानी कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें जो है वो घर कर जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारे यहाँ तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बड़े फख्र से बताते हैं कि हमारे बच्चे की उर्दू बहुत कमजोर है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें फख्र की कोई बात नहीं है। जो बाइलिंगुअल बच्चे होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनसे जो मोनोलिंगुअल हैं, जो एक जबान जानते हैं। तो 2 जबानें जानना या 3 जबानें जानना एक फख्र की बात होनी चाहिए, एजाज की बात होनी चाहिए, ना कि इंफीरियोरिटी की बात होनी चाहिए। तो एक वाकया मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। काफी साल पहले मैं इंडिया गया, तो दिल्ली में घूम रहा था, तो एक बोर्ड साइन मुझे नजर आया, स्टेट्समैन लिखा हुआ था। तो मैं अंदर चला गया, वहां से टर्न किया लेफ्ट को, तो पहला ही दरवाजा जो था वो मैंने नॉक किया। तो वहां पे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, कोटरू साहब।
तो उनके पास एक और नौजवान बैठा हुआ था, उसका नाम असलम था। तो कोटरू साहब से मैंने पूछा कि आप पाकिस्तान का कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? तो मेरा ख्याल था कि व्यू पॉइंट पढ़ते होंगे, क्योंकि व्यू पॉइंट उस जमाने में काफी एक अच्छा यानी वीकली था वो, और लेफ्टिस्ट वीकली था। तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। वो कहते हैं मैं नवाए वक्त पढ़ता हूं। तो नवाए वक्त जो है पाकिस्तान का एक मारूफ उर्दू अखबार है, और जो एंटी इंडियनिज्म के लिए जाना जाता है। तो पता मुझे ये चला कि कोटरू साहब का ताल्लुक कश्मीर से है, तो वो उर्दू आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उनके साथ जो नौजवान बैठा हुआ था, असलम जिसका नाम था, तो उसने मुझे बताया कि मैं इंडिया टुडे में काम करता हूं और मेरा ताल्लुक लखनऊ से है। तो मुझसे कहने लगे इफ्तिखार आरिफ को जानते हैं आप? तो मैंने कहा जी वो तो सेलिब्रिटी हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो वो कहने लगे कि ये मेरे हमसाए थे हमारे, और इनके वालिद जो थे ना वो कबाड़िए थे, और इफ्तिखार आरिफ साहब ने बड़ी इबरतनाक तरक्की की है। तो मैंने कहा इबरतनाक नहीं होता, हैरत अंगेज होता है ये। तो वो बड़े शर्मिंदा से हुए, कहते मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ता रहा, तो मेरी उर्दू जो है वो खराब हो गई और मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। तो इस तरह से जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, तो अगरचे उनका ताल्लुक लखनऊ से हो, लेकिन वो फिर आसान से जो फिक्रे हैं, आसान से लफ्ज भी जो है ना उनको जबान पे नहीं आते। ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह से हम अब इसमें इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं उर्दू के जिनको मैं गलत जो है बयान कर देता हूं। आप मुझे ठीक करते हैं बाद में प्रोग्राम के कि अरविंद ये शब्द, ये लफ्ज तुमने इस तरह से कहा, इसका सही तलफ्फुज जो है वो ये है। एंड आई डोंट रियली माइंड इट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मेरी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं रहे हैं। अब मेरे प्रोग्राम का नाम सरहद के उस पार है, ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों से मेरी बात होती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं मेरी अपनी जबान पर भी पड़ता है। तो आप मुझे ठीक कर देते हैं। ठीक वैसे ही मैं ये नोट करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी से ये कहें कि आप प्रदीप कहें या स्मिता कहें, तो वो प्रदीप कहेंगे और वो समिता कहेंगे। उनसे स्मिता या प्रदीप नहीं बोला जाता, क्योंकि वो वर्ड्स जो हैं वो उनकी वोकैबुलरी में है ही नहीं। तो हम सारे मिस प्रोनाउंस करते हैं कहीं ना कहीं पे वर्ड्स को। आए जरा इस शब्दों के, लफ्जों के खेल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बीमारी एक वर्ड है, बीमारी आम इस्तेमाल करते हैं हम। कोई भी, मैं एक लाइन में पढ़ देता हूं, ऐसा करता हूं, आप बताइएगा कि इनमें से कोई मुश्किल लफ्ज मैंने कहा हो। बीमारी, कम यानी कम पढ़ा लिखा, कम तोलदा, ये वो। आदमी, दवाई, दवा, शादी, शादीशुदा, दफ्तर, ख्याल, खुद, या, दर्द, शायद, खुशहाली। उसके बाद खैरियत, हजार, 1000, 2000, वो वाला हजार। खरीदना, याद दिलाना, जोर देना, चाटा, ठीक है, छाता, खाली, ताजा, गंदा, दूर, पास, गरम, ईमानदार, बेईमान, मालदार, गरीब, तंदुरुस्त, जवान, सुस्त, होशियार, मेहरबान, नाराज, शहरी, देहाती, नाराज, खुशबूदार, बदबूदार, ताकतवर, बड़ा ताकतवर है जी आदमी, रद्दी, कहते ना जी ये रद्दी का सामान, सख्त। अच्छा, उसके बाद आगे रंग, नारंगी, सफेद, दूर, हमेशा, हरगिज नहीं, हरदम, अंदर, बाहर, दूर, पास, बार बार, शायद, लेकिन। लेकिन अरबिक है वैसे, मैं जानता हूं इसलिए। चूंकि, आसान, खराब, चेहरा, जबान, बाजू, नाखून, तन, दिल, खून, पेशाब, घर, दरवाजा, झाड़ू, चाकू, आसमान, एक तारा, दरिया, हवा, दरख्त, फूल, आलू, प्याज, नमक, गोश्त।
मुर्गी, गाय, दम, बच्चा, शौहर, बीवी, ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए, शब्द कह लें, हमारे दोस्त देख रहे हैं इंडिया से, ये वो शब्द हैं, ये वो लफ्ज हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी आम जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। क्या हम जानते हैं कि ये हिंदी के वर्ड्स नहीं है, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये फारसी है। ये फारसी है। शकील साहब, क्या यही वर्ड्स उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं ये। और आपने जो बात की ना प्रोनाउंसिएशन की, कि पाकिस्तानी कुछ हिंदी लफ्ज बोलने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तानी मैंने नहीं, देखा। उर्दू स्पीकिंग का ये मसला है। हाँ, और हिंदी स्पीकर जो हैं उनके लिए भी कुछ लफ्ज जो हैं वो मुश्किल होते हैं बोलने। तो पहली दफा जब मैंने वीजा लेने के लिए गया तो इंडियन हाई कमीशन में, तो वो जो बंदा स्क्रीनिंग टाइप कर रहा था, तो वो वीजा नहीं कह रहा था, वीजा कह रहा था, वीजा। तो इसी तरह से बहुत सारे इंडियन है जो जिंदगी नहीं कह सकते, जिंदगी कहते हैं। हाँ, जिंदगी कहते हैं, या नाराज नहीं कहेंगे, नाराज कहेंगे। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम भी है कि जहां पे जीम है या जे है उसको जेड भी कर देते हैं, तो वो दे गो टू द अदर एक्सट्रीम। तो ये मेरे ख्याल में से एक वर्ड और है, ये जो जय और जय का जो फर्क है, क्योंकि हिंदी में जय तो है लेकिन जय का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसलिए जिंदाबाद को हमारे यहां जिंदाबाद बोलते हैं। मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूं कि भाई ये जिंदाबाद है, जय है, यू हैव टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। जैसे माय नेम इज खान हमारी फिल्म आई थी, उसमें कहता है खान, तो वो जो खान है हमारे यहाँ कहते हैं शाहरुख खान, वो खान नहीं है, इट इज खान, इट कम्स फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वर्ड्स का जो मैंने अब इतने सारे कम से कम 50-60 ऐसे आपको वर्ड्स बताए, ये तो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं शकील साहब। इसे हम उर्दू में या हिंदी में बांट सकते हैं, क्योंकि ये लिए तो गए हैं फारसी से। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स जो मेरे मस्तिष्क में, हालांकि कौन कहता है यार कि आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता कि मेरे मस्तिष्क में एक बात आई है। लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात आई है या मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन मस्तिष्क दिमाग को कहा जाता है हिंदी में। खैर, तो मेरे मस्तिष्क में या मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर जो कोर्ट कचहरी की जो जबान है वो जो है वो हिंदी, प्योर हिंदी क्यों नहीं है। मसलन अगर आप हमारी किसी भी अदालत में चले जाएं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में निचली अदालतों की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर की आप अदालतों में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश में डिबेट होती है, सारी जो भी बहस होती है और जो भी वहां पे पूरी प्रोसीडिंग्स होती है वो अंग्रेजी में होती है। लेकिन निचली अदालतों में, अदालत से ही शुरू कर लें तो अदालत फारसी है, उसके बाद जज, मुजरिम, सजा, हवालात, मुकदमा, पैरवी, मुलतवी, हम कहते हैं ना जी अदालत मुलतवी की जाती है। तो ये तो जितने भी वर्ड्स हैं ये तो सारे के सारे फारसी के हैं। तो जब इस पे रिसर्च की तो पता चला कि मुगल जब हिंदुस्तान में रहते थे तो उनकी कोर्ट कचहरी की लैंग्वेज फारसी थी, और उनकी जो आम, जो अपने अपने घरों में वो तुर्की बोलते थे, लेकिन आम लोग जो हैं वो फारसी नहीं सीख पाए। वो कुछ वर्ड्स ले लिए वहां से और बाकी कुछ जो अपना हिंदुस्तानी भाषा जिसकी हम बात कर रहे थे उसके अंदर डाल दिए और जबानें इस तरह से डेवलप हो गई। जबान को मेरे ख्याल से जिंदा रखना जो है वो तभी मुमकिन है जब आम जबान के अंदर वो बात उसको लोग करें और आम लोगों तक वो जबान पहुंचे और लोग उसमें आपस में जो भी हैं अपने तबादला ख्यालात या जो भी अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत करें। जब तक वो आम लोगों की जबान नहीं बन जाती तब तक कोई जबान जिंदा नहीं रह सकती। मसलन अगर जबान को जिंदा ही रखना होता तो फारसी हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगलों के दौरान, आज हम सारे फारसी बोल रहे होते। अंग्रेज के दौरान अंग्रेजी थी, आज हम सारे अंग्रेजी बोल रहे होते। लेकिन नहीं,
हम वही बोलते हैं, इसमें से कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ अरेबिक हैं, कुछ टर्किश हैं। मकान, बंदूक, संदूक, ये सारे टर्किश हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं और ये एक पीढ़ी के बाद दूसरी, सीना दर सीना ये जबानें जिंदा रहती हैं। एक मुहावरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं शकील साहब, आप बताइएगा कि ये क्या आपने अपने बचपन से सुना है कि नहीं सुना। मैंने तो सुना है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या आपने ये पाकिस्तान में आम है ये मुहावरा? जी जी, ये स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। ठीक है उर्दू जी, में उसका हिस्सा है ये टेक्स्ट बुक्स का। और हम भी इसे सुन सुनकर जो है बड़े हुए हैं। तो मैं ये कभी कभार, जैसे मैंने कहा कि सोच के सागर में गोते लगाए, सोच के समंदर में गोते लगाए, तो पता चला कि यार हम यहाँ सारे ही पढ़े लिखे तो हैं, अपने आप को कहते हैं, फारसी कोई नहीं बोलता। तो जब गहराई में गया, थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि उस जमाने के अंदर फारसी वही बोल सकता था जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्वान, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके पास, अब मेरे पास इसका उर्दू का राइट वर्ड नहीं है, जिसके पास इल्म का भंडार हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो वेल लर्नड हो, वही फारसी बोल पाता था। उर्दू में उसको कहते हैं अल्लामा। अल्लामा, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, समथिंग न्यू आई हैव लर्नड। तो जब मैं इसकी तह तक गया, तो आरसी जो है साहब, वो एक छोटा सा शीशा होता है। क्या इस मुहावरे का मतलब बताने लगा हूं मैं आपको, हो सकता है आपने कभी इसकी गहराई में नहीं गए हों। जो पुराने जमाने में औरतें अपनी उंगलियों में पहनती थीं और मेकअप वेकअप करने के बाद में जिस तरह से भी सजना संवरना उस जमाने में होता होगा, वो अपने आप को देखती थी, उसमें वो देखती थी। तो मुहावरा ये बना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, कि जब कंगन हाथ में है तो भाई आरसी से क्यों देख रहे हो, व्हाई डोंट यू लुक एट इट स्ट्रेट अवे। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इफ यू आर एजुकेटेड देन यू आर नॉट न्यू टू फारसी, यू मस्ट नो इट। लेकिन देखें जी, जो बात मैं पहले कह रहा था, अगर हुक्मरानों पर होता तो फारसी हिंदुस्तान की आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती और अंग्रेजी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती। जबानें बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। उर्दू के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या ये बात आज अगर आप पाकिस्तान में किसी के पास लेकर जाएं तो मौलवी हजरात क्या कहेंगे। 1798 में, यानी 18th सेंचुरी के बिल्कुल आखिर में, शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में किया पहली बार। तो उनके ऊपर मौलवियों ने कुफ्र के फतवे लगा दिए कि इतनी मुकद्दस, इतनी पाक पवित्र किताब का तर्जुमा इतनी गंदी जबान में किया है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने तो उसको अपनी नेशनल लैंग्वेज बना लिया है। ये बात तो दुरुस्त है कि शाह अब्दुल कादिर ने जब उर्दू में तर्जुमा किया तो उनकी मुखालफत की गई। उससे पहले जो है शाह वलीउल्लाह ने जब तर्जुमा किया था फारसी में, उसकी भी बहुत मुखालफत की गई थी। ये अलग बात कि आजकल ये कहा जाता है कि उर्दू जो है वो एक इस्लामिक लैंग्वेज है, क्योंकि अरबी के बाद सबसे ज्यादा इस्लामी लिटरेचर जो है वो उर्दू में है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बंगाली को इंफीरियर जबान समझते थे। वो ये कहते थे कि ये जो है ना वो हिंदी और संस्कृत और हिंदुओं से बहुत मुतासिर है, और उर्दू को पेंट किया जाता था जैसे ये एक इस्लामिक लैंग्वेज है। तो ये इस तरह का एक मसला रहा है। और फिर ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि उर्दू की प्रमोशन में बहुत से हिंदुओं ने, सिखों ने भी हिस्सा लिया। तो ये नहीं हम कह सकते। और इंडिया में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर यही व्यू दिया जाता है कि ये मुसलमानों ही की जबान है। तो वो कहते हैं ना, द पोजीशन यू टेक डिपेंड्स वेयर यू सिट। तो ये जो है जी, हाँ, इंडिया में बिल्कुल जो स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ लाइन लेते हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन लेते हैं इस इशू पे। कोई ऐसे नाम आप गिनवा सकें अपने यहाँ से जो कि नॉन मुस्लिम्स हों और जिन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत की हो? बहुत नाम हैं जिन लोगों ने, नॉन मुस्लिम्स ने उर्दू की बहुत खिदमत की, बहुत उर्दू को इनरिच किया। तो मसलन मुंशी प्रेमचंद्र, कृष्ण चंद्र, दीवान सिंह मफ्तून, राजेंद्र सिंह बेदी, जगन्नाथ आज़ाद, तो बेशुमार लोग हैं इस तरह के। कुछ ऐसे भी हिंदू शायर हैं जिन्होंने नातें भी लिखी हैं।
बहुत खूब। तो ये जो है ना, मतलब हमारे यहाँ इतना इसको एम्फसाइज नहीं किया जाता, लेकिन बेशुमार इस तरह की मिसालें हैं कि जो हिंदुओं ने उर्दू की खिदमत की। लता मंगेशकर के बारे में बहुत से लोग पाकिस्तान में मानते हैं कि जितनी खिदमत लता ने की है उर्दू की, वो किसी और शख्स ने नहीं की। पूरी दुनिया में उनके गाने सुने जाते हैं। आज से 4-5 साल पहले मैं इस्तांबुल गया, तो वहां पे हम थोड़ा लेट पहुंचे, तो रेस्टोरेंट, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला था, तो वहां पे उनसे बात शुरू हुई। तो वो लड़का जो है थोड़ी थोड़ी उर्दू बोल रहा था, तो मैंने कहा कि आपने उर्दू कहाँ से सीखी? कहता बॉलीवुड की फिल्मों से। तो मतलब टर्की जैसे मुल्क में भी बॉलीवुड की वजह से आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो थोड़ी बहुत उर्दू या हिंदी बोल सकते हैं। तो कल सही। मुझे एक नौजवान का फोन आया, तो वो बेंगलुरु में काम करता है और ताल्लुक उसका उड़ीसा से है। तो मैंने उससे पूछा कि आप, वो मेरे प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं, कि वो कुछ बातें करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप, हिंदी आपकी कैसी है? तो उसने कहा मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं फिल्में देखता रहा हूं और उससे मुझे बहुत मदद मिली। तो बिल्कुल। बॉलीवुड का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में कि उर्दू को पॉपुलराइज करने में। उसको आप भले हिंदी कह लें, लेकिन उसको पाकिस्तान में उर्दू ही समझा जाता है। आप उसे उर्दू समझते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। वो तमाम राइटर्स जिनको, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, आज हमारी तरफ भी कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू को बढ़ावा उन लोगों ने दिया और हिंदी फिल्मों के अंदर जानबूझकर ठूस ठूस कर उर्दू भरी गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर, तो फिर उन्होंने उन फिल्मों को हिंदी फिल्में क्यों रहने दिया, उनको उर्दू फिल्में क्यों नहीं कहा? देखिए साहब, क्यों, जैसा मैंने कहा कि ये तो, जो बात, मैं आ रहा हूं, आप जा रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं खाना खाऊंगा, दफ्तर कितने बजे जाओगे, ये तो, इसे हिंदी भी कह सकते हैं आप, इसे उर्दू भी कह सकते हैं मेरे नजदीक। और तमाम जो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत तारीख का मुताला किया हो, वो कहेंगे कि ये तो हिंदुस्तानी है। तो वो हिंदुस्तानी फिल्में हैं जिनसे आपके नौजवान मुतासिर होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और बड़ा शौक से देखते हैं उनको। तो ये, अगर हम इस पे ये कहें कि जी ये उर्दू है, ये तो, ये हिंदी नहीं है, जैसे आप कहेंगे कितना गंभीर मसला है, पाकिस्तान में लोग कहते हैं, लेकिन गंभीर जो है वो तो हिंदी का शब्द है वो। जी, हाँ जी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मगर मगर वो एक हिंदी का शब्द डालने से वो हिंदी तो नहीं हो जाती है। अगर लोग ये कहेंगे, या जैसे मैंने कहा ये हॉल एयर कंडीशनड है, तो ये अंग्रेजी तो नहीं हो गई है। तो भाषाएं, जबानें आपस में मिलती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं। एक मजहब के, धर्म के मानने वाले लोगों की अगर जबान होती, और इस्लाम के केस के अंदर क्योंकि प्रॉफिट की जबान भी अरबी थी, तो फिर तो दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग मुसलमान हैं, उन सबको अरबी ही बोलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब का मुसलमान पंजाबी बोलता है, सिंध का मुसलमान सिंधी बोलता है, बलोच का, वहां का जो है बलूचिस्तान का मुसलमान बलूची बोलता है, इधर पश्तो बोलने वाले हैं, बंगाली मुसलमान है, गुजराती मुसलमान है, मलयालम बोलने वाला मुसलमान है। जबान को किसी धर्म की, मजहब की जरूरत नहीं है। ये बात लोग क्यों नहीं समझते? जबान का जो है कोई मजहब नहीं होता। हाँ, मजहब को जबान की जरूरत जरूर है। अगर आपने तबलीग करनी है बंगाल में, तो जाओ पहले बंगाली सीख कर आओ, और फिर लोगों को तबलीग करना, फिर लोगों को मुसलमान और इस्लाम के बारे में दावत देना, उनको बताना। तो जो लोग गुजरात में मुसलमान हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, आंध्रा में हुए हैं, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया भर में जहां कहीं भी आप चले जाएं, फ्रांस का मुसलमान फ्रांसीसी बोलता है, जर्मन जो है मुस्लिम वो जर्मन बोलता है, जो गोरा अंग्रेज जो मुसलमान हुआ है वो अंग्रेजी बोलता है। क्या वो मुसलमान नहीं? बिल्कुल है। तो जबान का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किस तरह के, न जाने हम एक, ये कहें कि एक ऐसे वक्त में आ गए हैं जहां पर धर्म की भी जबानें होने लगी हैं। लेबनान में बहुत ज्यादा जो तकरीबन सारे ही जो क्रिश्चियंस हैं वो अरबी बोलते हैं। और आपको पता है कि इसराइल की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक हिब्रू है, एक अरबिक है। बिल्कुल। तो बहुत से यहूदी हैं जो अरब मुल्कों से आए हैं और वो इसराइली सिटीजन हैं, लेकिन अरबी बोलते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।
तो एक एक वाकया मुझे हिंदी के हवाले से एक याद आ रहा है। हमारे एम्बेसडर थे इंडिया में अब्दुल सत्तार साहब, जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे और फिर फॉरेन मिनिस्टर भी बने। तो वो वजीर आजम इंदिरा गांधी के जमाने में पहली दफा उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, जब उनसे मिलने गए कुछ अरसे के बाद, कि कैसा लगा आपको दिल्ली। तो अब्दुल सत्तार साहब ने कहा, जी लाहौर जैसा ही है। तो उन्होंने कहा कोई मसला तो नहीं हुआ। उसने कहा हाँ, एक मसला होता है कि आकाशवाणी पे जब मैं खबरें सुनता हूं तो उनकी मुझे समझ नहीं आती, उनमें संस्कृत के बहुत लफ्ज होते हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी मुझे भी समझ नहीं आती। बहुत खूब। तो ये भी एक हकीकत है। मैं जब पाकिस्तान में गया साहब, तो मैंने वहां पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की किताबें पढ़ी, देखी, ये कहें मैंने किताबें देखी। एक मंदिर में मैं गया था कराची में, तो वहां पर जितनी भी किताबें थी वो सारी उर्दू में थी। तो एक बार मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हिंदुओं की जबान नहीं है उर्दू, तो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो तो उर्दू में ही अपने धर्म को पढ़ते हैं, जानते हैं। राम उर्दू में भी राम ही है, राम पंजाबी में भी राम ही है, राम बंगाली में भी राम ही है। वो बदल नहीं जाते, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे। क्यों जी? ये बातें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। और मैं जिस भाषा में, जिस जबान में बात करता हूं, मैं आखिर में ये कहूंगा कि मेरे प्रोग्राम का नाम सरहद के उस पार है। मेरे ज्यादातर मेहमान पाकिस्तान से होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनसे एक ऐसी भाषा में बात करूं जो कि उनके लिए भी आसान हो समझनी, मेरे लिए भी आसान हो, और जो लोग देख रहे हैं वो भी उसके साथ रिलेट कर सकें। अगर मैं शुद्ध हिंदी पर आ जाऊं और मैं ये कहूं कि नहीं, मुझे तो शुद्ध हिंदी ही बोलनी है, सामने वाला जबान में अपनी जो भी उसका जवाब दे, भले वो समझ में आए या ना आए, वो उसकी प्रॉब्लम, मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा, इस तरह से तो नहीं होता ना साहब। अगर हमें एक दूसरे को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं बीच में आना होगा। हम टेलीविजन को टेलीविजन ही कहते हैं, हम कार को कार ही कहते हैं। सिनेमा देखने जाना है, उसको कोई ये नहीं कहता कि आओ चलचित्र देखने चलते हैं आज। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं देखा। हिंदी में सिनेमा को चलचित्र कहा जाता है। अब ये टाई जो मैंने पहनी है, ये हमारे समाज में लोग पहनते ही नहीं थे, हमारा पहनावा ही नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इसका भी ढूंढना पड़ेगा भाई हमें कुछ ना कुछ। तो उसका नाम रखा गया हिंदी में कंठ लंगोट, यानी कि वो लंगोट जो आप गले में बांधते हो, वो धोती जो आप गले में जो आप गले में बांधे हैं, वो कंठ लंगोट है, वो टाई है। देखें अब लेकिन किसी को आप कहेंगे कि लाओ मैं रेडी हो रहा हूं भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, जाओ मेरे लिए कंठ लंगोट लेकर आओ तुम, ऐसा लग रहा है कोई फांसी पे चढ़ाने वाला है अभी, हैं? तो ये वक्त के साथ साथ भाषाएं, जबानें भी बदलती रहती हैं, उनके अंदर नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, उसका असर हम पर भी होता है। इस ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में जाने अनजाने में हम कितने ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो कि हमारी अपनी जबान से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अंग्रेजी से आए होते हैं, वो लैटिन से होते हैं, वो फ्रांसीसी हैं, वो चाइनीज भी हो सकते हैं, वो कोई भी जबान हो सकती है। हमें बाद में पता चलता है कि ये हिंदी या उर्दू का वर्ड तो था ही नहीं। इस तरह की कुछ कोशिशें उर्दू में भी हुई हैं। आलाए मुकब्बर उस सौत कहा जाता था लाउड स्पीकर को, जब शुरू शुरू में लाउड स्पीकर आया, आलाए मुकब्बर उस सौत। तो दोबारा आज बताएं, कोई बंदा उसको दोबारा बताएं। आलाए मुकब्बर उस सौत, आलाए मुकब्बर का मुकब्बरुस मतलब है सौत है, क्या बात है। जी 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 ठीक है, फिर हाँ, सर। आलाए मुकब्बर उस सौत, यानी ऐसा आला, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आवाज को एम्पलीफाई करता है। तो आज कोई बंदा ये लफ्ज नहीं बोलता, इवन मौलवी भी ये लफ्ज नहीं बोलते। इसी तरह से थर्मामीटर का तर्जुमा किया गया था आलाए मिक्यासुल हरारत। हरारत का मतलब है टेम्परेचर, कि उसको गेज करने का आला या इंस्ट्रूमेंट। तो इसी तरह से बहुत से लोग जो हैं स्पेशलाइजेशन का तर्जुमा करते हैं इख्तिसास, और स्पेशलिस्ट को कहते हैं मुतखस्सिस। कोई बंदा भी ये जबान नहीं बोलता। और इसी तरह से जमात इस्लामी ने एक कोशिश की
सेक्रेटरी जनरल को वो कय्यम कहते थे, लेकिन वो लफ्ज नहीं चला, तो अब वो सेक्रेटरी जनरल ही कहते हैं। अलबत्ता अमीर का लफ्ज जो है ना, प्रेसिडेंट के लिए या चेयरमैन के लिए अमीर का लफ्ज जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कय्यम का लफ्ज जो है ना वो अबेंडन कर चुके हैं, वो अब यूज नहीं करते। अब पिछले दिनों मैं देख रहा था, पंडित नेहरू की एक स्पीच है 1957 की, तो वो इतनी शुस्ता उर्दू थी, चेस्ट उर्दू, जिसमें उन्होंने अदावत का लफ्ज भी यूज किया। अदावत का मतलब है हॉस्टिलिटी, एनमिटी। अब पाकिस्तान का कोई सियासतदान जलसे से खिताब करते हुए अदावत का लफ्ज नहीं बोलेगा। यह समझा जाता है कि बहुत मुश्किल उर्दू है, और मेरा ख्याल है कि हमारे तो ज्यादातर पॉलिटिशियन को यह लफ्ज आता भी नहीं होगा। तो पंडित नेहरू की उर्दू बहुत अच्छी थी। और मैंने तो कहीं ये भी सुना कि कहीं वो रेलवे स्टेशन पे गए तो वो सारे साइन वाइन जो थे हिंदी में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उर्दू में भी कोई साइन वाइन लगा दो, कोई हम भी पढ़ सकें। तो हिज फैमिली वाज वेरी वेल लर्न्ड इन उर्दू एंड पर्शियन, और मैंने सुना कि उनकी जो वेडिंग कार्ड था वो भी शायद उर्दू में प्रिंट किया गया था। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। उस जमाने में उर्दू जो है वो शुमाली हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज थी। उर्दू को हिंदी में भी लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और उसे पर्शियन स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। तो ये जबानें जिंदा रहेंगी, किस स्क्रिप्ट में जिंदा रहेंगी ये नहीं, ये कहना मुश्किल है। अब हमारे यहाँ DILTO एंड देन PAAGALHAI, आप उसको लिखने से वो अंग्रेजी नहीं हो जाएगी, वो फिर भी दिल तो पागल है ही रहेगी। फिल्म थी हमारे यहाँ पे, इसका नाम था दिल तो पागल है, या KUCH ये कुछ होता है ही रहेगी, आप उसको लिख चाहे कैसे ही दें, उसमें फर्क नहीं आएगा। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। उस जमाने के जितने भी लोग हुआ करते थे, सुनील दत्त साहब, देवानंद साहब, प्राण साहब, धर्मेंद्र, ये तमाम जितने एक्टर्स उस जमाने के रहे हैं, इनकी स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी। वो बात और है कि ये हिंदी फिल्मों के हीरो थे, लेकिन स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी क्योंकि इन्होंने वही पढ़ी थी, उसी को पढ़ लिख कर वो जमा हुए थे, तो उसी के अंदर ही उनके तमाम जो राइटर्स थे उर्दू में लिखकर ही उनको दिया करते थे। मैंने तो अरविंद ये भी सुना है कि लता मंगेशकर, उन्होंने अपना उर्दू प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए एक मौलवी साहब को ट्यूटर रखा था। बहुत खूब। और यही वजह है कि उनका उर्दू का जो तलफ़्फ़ुज़ था, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। तो वरना आम जो इंडियन है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो जिंदगी बोलने में भी उसको दिक्कत होती है, लेकिन लता मंगेशकर का जो तलफ़्फ़ुज़ था बहुत अच्छा था, अच्छा है बल्कि। सही। तो आखिर में शकील साहब, ये तो तय हुआ कि मजहब की, धर्म की जबान नहीं होती, जबान इलाकों की होती है और वहां बसने वाले लोगों की होती है, ख्वाह उनका ताल्लुक के किसी भी मजहब से क्यों ना हो। और यह भी तय हुआ कि उर्दू और हिंदी जो है वो दो बहनें हैं, अगर हम ये कहें, और बहनों को जुदा नहीं किया जा सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उसमें अरबिक वर्ड्स ठूस ठूस के भर देंगे, लेकिन मुझे भूख लगी है ये तो आपको वैसे ही कहना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं इंडिया में या फिर आप पाकिस्तान में कहते हैं। दोनों मुल्कों के अंदर ये समझने की जरूरत है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं है और उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, भाषा नहीं है। ये इस खित्ते के रहने वाले तमाम लोगों की जबान है। तो इसी के साथ जी, उर्दू का एक मुहावरा है, जब आप इस तरह से अपनी स्कॉलरशिप, अपनी इल्मियत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका बड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। एक मुहावरा है कि आब आब करते मर गए, पास धरा था पानी। कि आप जब इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आब का मतलब पानी होता है, तो जैसे पंजाब 5 पानी, तो वो जो है, अगर आप आम फहम जबान में पानी मांगते तो आपको पानी मिल जाता, लेकिन आप आब करते रहे और किसी को समझ नहीं आई। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें उर्दू को इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसमें हम फारसी और अरबी के लफ्ज खामखा में घुसेड़ें, और इसी तरह से इंडिया में भी जो हिंदी है उसको आम फहम जबान अगर रहने दें और उसमें मुश्किल संस्कृत के लफ्ज ना घुसेड़ें।
तो बहुत फायदा होगा दोनों मुल्कों को कम्युनिकेट करते वक्त। इसके लिए चाहिए कि हमारी जो जबान हो वो हिंदुस्तानी हो, और उसको कबूल करने में पाकिस्तान को भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, ये कहने में कि हाँ, ये उर्दू जिसे हम कहते हैं ये हिंदुस्तानी है, ये रेख्ता है। वो मिर्जा गालिब का शेर है, आपने सुना भी होगा कि रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो जिसे आज हम उर्दू कहते हैं वो असल में हिंदुस्तानी जबान है, उसे रेख्ता भी कहा जाता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मिर्जा गालिब की हवेली दिल्ली में है, मैं वहां होकर आया हूं और मैंने वहां पर बात चली है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पोस्टल स्टैंप देखा साहब, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1969 में इशू किया था मिर्जा गालिब की 100th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। जी, मुझे भी जो है मिर्जा गालिब की हवेली देखने का मौका मिला। तो उस वक्त जो है मैं बल्लीमारा में घूम रहा था। बल्लीमारा का जब साइन नजर आया तो मुझे याद आया कि यहाँ पे तो गालिब रहा करते थे। तो एक नौजवान से मैंने पूछा, पतलून वगैरह उसने पहनी हुई थी, तो मैंने कहा जी मिर्जा गालिब का मकान इधर है कहीं? तो वो कहने लगा एड्रेस क्या है? तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उसको अंदाजा नहीं कि गालिब कौन थे। बहरहाल मैं ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंच गया तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि वहां पे टाल बना हुआ था, लकड़ी जहां बेचते हैं, और उसका नाम था इब्राहिम टाल। तो अब सुना है कि उसको एक म्यूजियम बना दिया गया है और अब उसकी अच्छी मेंटेनेंस हो रही है। तो कब तो गए थे मिर्जा आप वहां? गालिब जो थे वो अपने जमाने के हिसाब से बहुत इनलाइटेंड आदमी थे। जी जी। और मैंने कहीं पढ़ा कि सर सैयद ने कोई किताब लिखी थी, तो वो उन्होंने गालिब को दी कि आप इसको देखें, इस पे तबसरा करें। तो गालिब ने कहा कि सैयद साहब आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं, आप कलकत्ता जाएं और देखें कि वहां पे अंग्रेज क्या कुछ लेके आए हैं और साइंस कितनी तरक्की कर गई है। तो वो अपने जमाने से काफी एडवांस्ड आदमी थे, बहुत दूर की सोचते थे, और उनमें मजहबी तासुब भी बिल्कुल नहीं था, रिलीजियस प्रेजुडिस। और उनका एक वो है लतीफा है कि 1857 की जब म्यूटनी नाकाम हुई तो उनको एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो उसने पूछा क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम है असदुल्ला गालिब। तो पूछा मुसलमान हो? कहने लगे आधा। तो वो अंग्रेज कहने लगा क्या मतलब? कहता है साहब शराब पी लेता हूं, सुअर नहीं खाता। बहुत खूब। तो वो जज जो था वो भी हंस पड़ा और उन्होंने उसको बरी कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। जी, मैं 2016 में गया था मिर्जा गालिब की हवेली देखने के लिए। तो अब तो वो एक म्यूजियम में तब्दील की जा चुकी है और बेहद खूबसूरत है। तो अगर अगली मर्तबा आप आए तो आप जरूर देखें। वैसे आप कब होकर आए वहां? ये तो बहुत पुरानी बात है। आई थिंक दिस वाज 1979 और 80। ओके ओके, हाँ जी, तब से अब तो या बहुत बदल गया है या हिंदुस्तान। जी जी, ठीक बात कही आपने शकील साहब कि साइंस की जो जबान है वो अंग्रेजी ही है। वो बात और और है कि अबू हम। साहब इसमें मैं एक और अर्ज करूं, इसी विजिट में मैंने मैडम इंदिरा गांधी को भी देखा। चांदनी चौक में मैं घूम रहा था तो अचानक मुझे पता चला कि यहाँ पे जलसा होने जा रहा है और इंदिरा गांधी उसको खिताब करेंगी। तो भले वक्त थे तो मैं भी सुनने लगा उनको। तो वो भी बड़ी अच्छी उर्दू बोलती थी, बहुत ग्रेसफुल खातून थी, और मुझे उनका एक फिक्रा अभी तक याद है। तो आखिर में वो कहने लगी स्पीच करके कि आपको हमारा निशान तो याद ही होगा, और वो जो है वो हाथ है, और आपके पास तो खैर से दो दो हैं, तो इसको भूलना नहीं। क्या बात है, क्या बात है जी। वो भी एक जमाना था शकील साहब, यकीनन भले दिन थे जैसा आपने कहा। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि इसी मौजू पर हम फिर से बात करेंगे और इस बार दो नए मेहमानों को भी लेकर आएंगे जो कि इस इशू के ऊपर हमसे कोई और अगर कोई मजीद डिस्कशन करना चाहें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तो इट वाज अ प्लेजर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी।